तो हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले अपने पैथोफिजियोलॉजी के यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके सॉल्यूशन के बारे में। वीडियो बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाली, बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो आइए यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हेपेटाइटिस। जो हमारी हेपेटाइटिस होती क्या है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में डिटेल में लिखनी है, क्योंकि 10 मार्क्स में हर साल पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे या ट्रिक फार्मेसी ऐप पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके डाल दिए हैं, ठीक है, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत बार पूछे गए। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि हेपेटाइटिस होती क्या है, तब इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 मार्क्स में पूछा गया है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ें रटनी नहीं, आपको समझनी है, ध्यान से समझनी है। तो यहाँ पे हमारा हेपेटाइटिस जो होता है, ये हमारे दो वर्ड से मिलकर बना होता है, हेप्ट प्लस आइटिस। तो यहाँ पे हेप्ट वर्ड का मतलब होता है लीवर और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो सर अगर इससे डिफिनेशन बनाए तो क्या बनेगा, तो आप बता सकते हैं कि जब हमारे लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हेपेटाइटिस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा नॉर्मल लीवर है, अब एक किसी कारण बस हमारे लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया और हमारा लीवर इतना बड़ा हो गया, अब इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि हेपेटाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर दैट इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस वायरस, अल्कोहल, ड्रग और बॉडी ओन इम्यून सिस्टम। मतलब कि जब हमारा क्या होता है कि लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं क्या, हेपेटाइटिस बोलते हैं। और ये जो इन्फ्लामेशन होता है ये हमारे हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा एल्कोहल लेते हो उस कारण की वजह से होता है, अगर आप कोई भी ड्रग बहुत लंबे समय से ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए पैरासीटामॉल है, आप उस पैरासीटामॉल को लंबे समय से मतलब कि डेली करके 1-2 महीने से ले रहे हैं, तो उस कारण की वजह से भी क्या, हेपेटाइटिस हमारा हो सकता है। और हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है, जब हमारी इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाती है तो क्या करती है, खुद की जो सेल्स होती हैं, मतलब कि जो लीवर की सेल होती है उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं, और जिसके वजह से हमारे लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, और उस कंडीशन को बोल देते हैं हेपेटाइटिस बोल देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने सिंपल तरीके से डायग्राम बना करके लिख दिया। जैसे मान लीजिए हमारा नॉर्मल लीवर है, अब इस लीवर के ऊपर कोई भी हमारा वायरस, जैसे हेपेटाइटिस वायरस ने अटैक किया, या आप बहुत ज़्यादा एल्कोहल ले रहे हैं, या कोई ड्रग बहुत लंबे समय से ले रहे हैं, या हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो गया और उस हाइपर एक्टिव की वजह से जो लीवर की सेल है इसके ऊपर अटैक करने लगता है, तुरंत हमारे लीवर के अंदर क्या होने लगता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है। मतलब कि जो हमारा लीवर होता है मतलब कि इन्फ्लामेटेड होने लगता है और सही तरीके से वर्क नहीं करता है, और उस कंडीशन को हम बोल देते हैं हेपेटाइटिस बोलते हैं। समझ गए सारी चीज़ें। अब देख लीजिए, बात करेंगे टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस के बारे में। तो हमारे जो हेपेटाइटिस होते हैं ये हमारे 6 तरीके के होते हैं, आपके सिलेबस में दिए भी गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आ जाता है हमारा हेपेटाइटिस ए आ जाता है, दूसरा आ जाता है हेपेटाइटिस बी, तीसरा हमारे हेपेटाइटिस सी, चौथा आ जाता है हमारे हेपेटाइटिस डी आ जाता है, और हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस एफ आ जाते हैं। अब देख लीजिए, मैंने यहाँ पे क्या किया कि स्टार लगाया, मतलब कि हेपेटाइटिस सी जो होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे तरीके से आप ध्यान से देखेंगे। लेकिन आप पैथोफिजियोलॉजी वही सेम लिखेंगे, सेम कॉजेल लिखेंगे, सेम ट्रीटमेंट ही लिखेंगे, सारी चीज़ें आपको सेम लिखनी है, बस आपको थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे तरीके से लिख देने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम हेपेटाइटिस ए के बारे में। तो हमारा जो हेपेटाइटिस ए होता है एक तरीके का कम्युनिकेबल डिजीज होता है। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है कि इन्फेक्शियस डिजीज होता है जो हमारे हेपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा होता है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा कि कम्युनिकेबल डिजीज होती क्या है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन सर जिसको हमारा क्या है कि हेपेटाइटिस हुआ, इसके अंदर हेपेटाइटिस ए वायरस प्रेजेंट है। अब इसको क्या है कि नॉन इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब कि इसको हेपेटाइटिस नहीं हुआ, पूरे तरीके से स्वस्थ है, लेकिन ये जो होता है कि इसके पास चला जाता है, जैसे इसके पास चला जाता है, मान लीजिए इसका दोस्त रहा होगा तो इसका खाना खा लेता है, इसका जूठा पानी पी लेता है, तो यह भी क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। मतलब कि इसके अंदर का जो वायरस होता है इसके अंदर चले जाएंगे, मतलब कि इसको बोलेंगे हम क्या, कम्युनिकेबल डिजीज बोलेंगे। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, या इसको इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। तो वही लिखा गया कि हमारे जो हेपेटाइटिस ए होते हैं एक तरीके का कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं जो हमारे हेपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा होते हैं। और ये जो हमारे हेपेटाइटिस ए वायरस होते हैं, अगर आप कंटामिनेटेड वाटर लेते हैं या कंटामिनेटेड फूड लेते हैं तो इन सारे कारणों की वजह से हमारे फैल सकते हैं, और ये हमारे शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, मतलब कि लंबे समय तक नहीं होते। अगर आप इसका टाइम से ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आराम से ठीक हो जाता है। अब देख लीजिए, बात करेंगे दूसरा आ जाता है हमारा हेपेटाइटिस बी आ जाता है। तो हमारे हेपेटाइटिस बी भी हमारे एक तरीके के कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, क्योंकि यह हमारे हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होते हैं। जो भी मतलब कि डिजीज जो है वायरस की वजह से होगी तो आप समझ जाइए कि वह हमारे
हमारे कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब कि वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। तो हमारे हेपेटाइटिस बी होते हैं जो एक तरीके के कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं जो हमारे हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा होते हैं। और ये हमारे जो हेपेटाइटिस बी वायरस होते हैं यह ब्लड के द्वारा फैल सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तब भी हमारे फैल सकते हैं। अगर हम नीडल्स को शेयर करते हैं, मतलब कि जो सिरिंज होती है अगर उसको आप शेयर करते हैं तब भी फैल सकता है। ये मदर टू बेबी भी फैल सकता है। और ये हमारा जो होता है ये हमारा शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है, मतलब एक्यूट भी होता है, और लॉन्ग टर्म मतलब कि क्रोनिक भी होता है। अब आगे लिखा गया कि हमारा तीसरा आ जाता है हेपेटाइटिस सी आ जाता है। तो हमारे हेपेटाइटिस सी भी ये भी एक तरीके के कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं जो हमारे हेपेटाइटिस सी वायरस के द्वारा होते हैं। और ये हमारे जो हेपेटाइटिस सी वायरस होते हैं ये हमारे लीवर को डैमेज कर देते हैं, मतलब कि चिरोसिस कॉज करते हैं। मतलब कि चिरोसिस कहने का मतलब होता है कि जो ये हेपेटाइटिस सी वायरस होती है हमारे लीवर की सेल को पूरी तरीके से डैमेज कर देते हैं, जो हेपेटिक सेल होती है उसको डैमेज कर देते हैं, और इसके वजह से कैंसर भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया कि हमारे जो हेपेटाइटिस सी वायरस होते हैं ये हमारे ब्लड के द्वारा फैल सकते हैं, मतलब कि अगर आप ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर, अगर आप नीडल्स को शेयर करते हैं, अगर आपने मान लीजिए कि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को सिरिंज लगाई थी, अब इसका सिरिंज ले जाके इसको भी आपने लगा दिया तो इसको भी वायरस हो सकते हैं, इसके अंदर वायरस जा सकते हैं, उस नीडल्स के द्वारा जा सकते हैं। समझ गए सारी चीजें। अब ये हमारे जो हेपेटाइटिस सी होते हैं ये हमारे लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, मतलब कि क्रोनिक होते हैं। आपको इसको लंबे समय तक इलाज करवाना पड़ता है, इसका वैक्सीनेशन करवाने पड़ते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे अगला आ जाता है हेपेटाइटिस डी आ जाते हैं। तो हमारे जो हेपेटाइटिस डी होते हैं यह भी एक तरीके के कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, और यह हमारे हेपेटाइटिस डी वायरस के द्वारा होते हैं, और ये हमारे ब्लड के द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए किसी भी पर्सन को हेपेटाइटिस बी हुआ है, उस हेपेटाइटिस बी वाले पर्सन का ब्लड जो होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर क्या होते हैं कि हम डालते हैं तब जा करके उसको हेपेटाइटिस डी होता है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और इसका जो ड्यूरेशन होता है वह मतलब कि ज़्यादा होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मतलब कि क्रोनिक होता है। ये सारी चीजें आप यहां से देख के लिख लीजिएगा। और अगर आपको इसकी नोट चाहिए तो आप ट्रिक फार्मेसी ऐप को तुरंत ही जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, वहां पे आपको पेड वाले कोर्स में मिल जाएगा। अब देख लीजिए आगे लिखा गया कि जो हमारे हेपेटाइटिस डी जो होते हैं, जो वायरस होते हैं, अगर मान लीजिए कि वो हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो हेपेटाइटिस डी हमें हो जाएगा। तो इसके लिए कोई भी वैक्सीन अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। अब देख लीजिए आगे लिखा गया कि हमारे हेपेटाइटिस, अब अगला आ जाता है हमारा हेपेटाइटिस ई आ जाता है। तो हमारे जो हेपेटाइटिस ई होते हैं ये हमारे हेपेटाइटिस ई वायरस के द्वारा होते हैं, और ये हमारे जो हेपेटाइटिस ई वायरस होते हैं ये हमारे कंटामिनेटेड फूड की वजह से, कंटामिनेटेड वाटर को ड्रिंक करने से हमारे फैलते हैं। और इसका जो ड्यूरेशन होता है शॉर्ट टर्म होता है, मतलब कि हमारे एक्यूट होते हैं, और इसका भी कोई वैक्सीनेशन अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। अब देख लीजिए आ जाता है हमारा हेपेटाइटिस एफ आ जाता है, ठीक है। हेपेटाइटिस एफ के बारे में अभी कोई भी यहाँ पे चीज़ें नहीं पता है, ठीक है, अभी इसके बारे में चल रही खोज चल रही, इसका रिसर्च चल रहा है, तो ये सारी चीजें आप बाद में पढ़ेंगे। अब देख लीजिए आगे आ जाता है हमारा इसका एटियोलॉजी के बारे में, मतलब कि जो हमारे हेपेटाइटिस होते हैं वह किस किस कारण की वजह से होते हैं। चाहे एटियोलॉजी एग्जाम में पूछा जाए, चाहे कॉजेटिव एजेंट पूछा जाए, चाहे कॉजेस पूछा जाए, आपको यही सारी चीजें यहाँ पे लिखनी है। तो हमारे जो हेपेटाइटिस होते हैं यह हमारे हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा हेपेटाइटिस वायरस। तो हमारे हेपेटाइटिस जो होते हैं हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होते हैं। अगर आप बहुत ही ज्यादा एल्कोहल को लेते हैं तब भी हेपेटाइटिस आपको हो सकता है। अगर कोई भी आप पेन किलर, जैसे मैंने बोला कि आप पैरासीटामोल अगर लंबे समय से लेंगे, ठीक है, मान लीजिए कि आप एक महीने लगातार पैरासीटामोल ले लिए, तो तब भी आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। अगर आप कोई भी एंटीबायोटिक लंबे समय से ले रहे हैं तब भी आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। अगर कोई भी टॉक्सिन्स आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, अगर आपके बॉडी के अंदर कोई भी टॉक्सिन चली गई है तब भी ये हमारा हेपेटाइटिस हो सकता है। आगे लिखा गया कि ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से भी हो सकता है, मतलब कि जो हमारे इम्यून सिस्टम होते हैं या कभी कभी क्या होते हैं कि खुद की सेल, मतलब कि खुद के बॉडी के अंदर की जो सेल्स होती है, मतलब लीवर सेल के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसके वजह से हमारे हेपेटाइटिस हो जाते हैं। अब अगर आप कंटामिनेटेड वाटर लेते हैं या कंटामिनेटेड फूड लेते हैं, अगर आप कंटामिनेटेड ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर, अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तब भी आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। तो ये सब एटियोलॉजी आप यहाँ से लिख लीजिएगा देख करके। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हेपेटाइटिस के बारे में, मतलब कि जो हेपेटाइटिस होती कैसे है इसके बारे में यहाँ पे समझने वाले हैं।
चाहे एग्जाम में पूछा जाए पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, चाहे पैथोजेनेसिस पूछा जाए, दोनों चीज़ें सेम लिखनी है, ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है। तो हमारी जो हेपेटाइटिस होता है ये हमारे कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से होता है, जैसे हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है, एल्कोहल की वजह से होता है, अगर कोई भी ड्रग आप लंबे समय से ले रहे हैं, कोई भी पेन किलर या एंटीबायोटिक लंबे समय से ले रहे हैं, तो इन सारे कारणों की वजह से हमारा जो है हेपेटाइटिस होता है। अब जैसे सपोज दैट अगर आपके बॉडी के अंदर क्या होता है कि हेपेटाइटिस वायरस इंटर कर जाते हैं। अब जैसे हेपेटाइटिस वायरस हमारे बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, तुरंत लीवर की जो सेल होती है उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब जैसे ही लीवर सेल के ऊपर अटैक करेंगे, तुरंत वो लीवर की सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, नष्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे ही लीवर की सेल नष्ट होंगी, डैमेज होंगी, तुरंत हमारे जो लीवर की सेल होंगी वो सही तरीके से अपना सेलुलर फंक्शन नहीं कर पाएंगी, मतलब कि उसका जो सेलुलर फंक्शन होगा वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो ये मैंने डिक्रीज की साइन बनाई है, मतलब कि रिड्यूस की साइन बनाई है। और जैसे ही हमारा मतलब कि लीवर की सेल सही तरीके से काम नहीं करेंगी, मतलब कि लीवर सही तरीके से अपना मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा। जब सही तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा तो हमारा जो लीवर होगा वह डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रोसेस करता है वह सही तरीके से नहीं कर पाएगा। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई भी टॉक्सिन चली जाती है, कोई भी जहरीली चीजें चली जाती हैं, तो हमारा जो लीवर होता है उसको टॉक्सिन से नॉन टॉक्सिन्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। उसी प्रोसेस को बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। तो हमारा जब लीवर की सेल डैमेज होंगी तो हमारा लीवर जो होता है सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो जब सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा तो उसका मेटाबॉलिज्म जो होगा, मेटाबॉलिक जो पाथवे होगा वह भी हमारा सही तरीके से नहीं होगा, मतलब कि जो डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है वह भी सही तरीके से नहीं होगी। तो उस वजह से क्या होगा कि हमारे जो कुफर सेल्स होती हैं इसकी नंबर्स बढ़ने लगते हैं और इसकी साइज भी बढ़ने लगती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है, लीवर है। अब अगर लीवर की सेल को यहाँ पे निकाल के देखते हैं तो इस तरीके से आपको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, तो इसको बोलते हैं हम हिपैटिक लोब्यूल्स बोलते हैं। अब इसको मैंने एचएपी में डिटेल में पढ़ा है। तो यहाँ पे जो हमारे इस तरीके से प्लेट पाई जाती है, इसी के ऊपर पाई जाती है हमारी हिपैटिक सेल्स पाई जाती हैं। अब दो प्लेट के बीच यहाँ पे पाए जाते हैं हमारी कुफर सेल पाई जाती है, और एक कुफर सेल क्या करती है, हमारे बॉडी के अंदर फैट बनाने का काम करती है। तो इसी के ऊपर मतलब कि इसी की जो संख्या होती है लीवर के अंदर, मतलब कि जो कुफर सेल होती है इसकी नंबर्स बढ़ने लगते हैं, इसकी संख्या बढ़ने लगती है और इसकी साइज बढ़ने लगती है, और धीरे धीरे करके हमारे जो लीवर्स होते हैं उसके अंदर इन्फ्लामेशन होने लगते हैं, मतलब कि उसकी साइज इंक्रीज कर जाती है। तो ये सारे हो गए मतलब कि पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हेपेटाइटिस के बारे में। अब देख लीजिए, बात करेंगे इसके सिम्टम के बारे में, मतलब कि अगर किसी को हेपेटाइटिस हुआ है तो क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, तो इसके बारे में यहाँ पे समझने वाले हैं। तो अगर किसी को हेपेटाइटिस हुआ तो उसको फैटिग्यू का मतलब होगा चक्कर आएगा, उसको जॉइंटिस मतलब कि पीलिया हो जाएगी, एब्डोमिनल पेन होगा मतलब कि पेट में दर्द होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब कि उसको भूख कम लगेगी, नौजिया हो सकती मतलब कि जी में चला सकता है, वॉमिटिंग मतलब उल्टी हो सकती है, और यूरिन जो होगा डार्क होगा, ठीक है, और जो स्टूल होगा मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल निकलेंगे वह हमारे मतलब कि पीले कलर के निकलेंगे, ठीक है, और इसको फीवर भी हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम देखने को मिल जाते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे लिखे गए ट्रीटमेंट के बारे में, मतलब कि अगर किसी को हेपेटाइटिस हुआ है तो उसके लिए आप जो मतलब कि उसके वायरस को मारने के लिए आते हैं हमारे वैक्सीन आते हैं, ठीक है, वैक्सीनेशन आप करवा सकते हैं, आप हेल्दी डाइट ले सकते हैं जिसके वजह से आपका इन्फ्लामेशन जो होता है क्योर हो सकता है, और एंटीवायरल आपको मेडिसिन लेनी है, क्योंकि हेपेटाइटिस वायरस को मारने के लिए हम एंटीवायरल मेडिकेशन लेंगे, जैसे हमारे टीनोफोवर आता है और हमारा इंटकोवर आता है। तो इन सारे मेडिसिन को आप ले सकते हो जो हमारी एंटीवायरल की तरह काम करती हैं, एंटीवायरल मेडिसिन होती हैं, और ये हेपेटाइटिस जो वायरस होते हैं उसको मारने का काम करती है। अब मान लीजिए अगर आपको डायग्नोसिस करवाने हैं, अगर आपको टेस्ट करवाने हैं तो उसके लिए आप LFT करवा सकते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं, वायरल हेपेटाइटिस पैनल करवा सकते हैं, और इमेजिन टेस्ट चीज़ें आप वहाँ से करवा सकते हैं। देख लीजिए, बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन के बारे में, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया डिफाइन कैंसर, कैंसर होते क्या है, एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कैंसर, और कैंसर की पैथोफिजियोलॉजी बताइए। और मैंने लिख भी दिया कि वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 नंबर में ये पूछे जाते हैं और इस साल आना भी इसका तय है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कैंसर होता क्या है।
कैंसर का मतलब समझ लेते हैं, पहले यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैसे मान लीजिए एक सेल है, अब एक सेल से बनती है दो सेल बनती है, ऐसा आपने सेल डिवीजन में पढ़ा, नॉर्मल सेल डिवीजन में पढ़ा है। लेकिन मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे एक सेल है, एक सेल से दो सेल बनी, लेकिन दूसरी वाली सेल से यहाँ पे देख रहे हैं ढेर सारे सेल बन रही है, मतलब कि यहाँ पे जो सेल का अनकंट्रोल डिवीजन हो रहा है, और इस कंडीशन को बोलते हैं हम क्या, कैंसर बोलते हैं। तो वही लिखा गया है कि इट इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज इन विच द अनकंट्रोल और एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल इन द बॉडी। जब हमारे बॉडी के अंदर एबनॉर्मल या अनकंट्रोल सेल का डिवीजन होने लगता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, कैंसर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक और मैंने बता दिया, जैसे मान लीजिए ये हमारी नॉर्मल सेल है, अब नॉर्मल सेल है, अब किसी कारणवश जैसे मान लीजिए यहाँ पे रेडिएशंस आ गए, इस सेल के ऊपर बहुत ज्यादा रेडिएशंस आ गई। अब जैसे ही रेडिएशंस आएंगी तुरंत क्या करेंगे, इस सेल के अंदर जो डीएनए रहेगा, मतलब कि जो जीन रहेगा उसके अंदर तुरंत चेंजेस हो जाएंगे। जब जीन के अंदर चेंजेस हो जाएंगे मतलब कि जो सेल का डिवीजन होगा वह भी हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा, मतलब कि सेल का जो डिवीजन होगा वह अनकंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले हमारा जो सेल होगा इतना ग्रो करेगा, जिसको हम बोलेंगे नियोप्लाज्म बोलेंगे। नियोप्लाज्म का मतलब होता है न्यू ग्रोथ, तो हमारे सेल के अंदर एक नया ग्रोथ दिखा, इसलिए इसको बोलते हैं नियोप्लाज्म। फिर थोड़ा और बड़ा होगा तो उस कंडीशन को बोलते हैं ट्यूमर बोलते हैं, और इससे बड़ा जब हो जाएगा उस कंडीशन को बोलते हैं हम कैंसर बोलते हैं। और एक कैंसर तब होता है जब हमारे मतलब कि सेल का डिवीजन जो होता है वह नॉर्मल से कैसा हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है, उस कंडीशन को हम बोल देते हैं कैंसर बोल देते हैं। तो ये सारी चीजें आप बना लीजिएगा, एग्जाम में जरूर से ही बना करके आइएगा। तो अब देख लीजिए, बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ कैंसर के बारे में। तो हमारे जो कैंसर होते हैं टोटल 4 तरीके के होते हैं। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम कार्सिनोमा के बारे में। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और किसी भी वर्ड के लास्ट में ओमा वर्ड आता है तो इसका मतलब समझ जाएगा कि वो कैंसर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कार्सिनोमा का मतलब समझ लेते हैं, इट इज अकर्स इन स्किन आर द टिश्यू डेट कवर इंटरनल ऑर्गन और ग्लैंड। मतलब कि जो हमारा कार्सिनोमा होता है एक तरीके का ऐसा कैंसर होता है जो हमारे स्किन पे होता है या उस टिश्यू पे होता है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन या ग्लैंड को कवर करके रखते हैं, उन सारे चीजों के ऊपर हमारे होते हैं कार्सिनोमा होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा लंग्स है, अब लंग्स के ऊपर वाली ये हमारी क्या हो गई, ये आउटर कवरिंग हो गई, आउटर कवरिंग टिश्यू हो गया। अब अगर इसके मतलब कि जो आउटर कवरिंग टिश्यू है जो लंग्स को हमारे कवर करने का काम करता है, अगर इसके ऊपर अनकंट्रोल सेल का डिवीजन होने लगता है तो उस कैंसर को हम क्या बोलते हैं, हम कार्सिनोमा बोलते हैं। जैसे हमारा आ गया ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लंग्स कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, ये सब हमारे आ जाते हैं कार्सिनोमा में आ जाते हैं। अब देख लीजिए, बात करेंगे सार्कोमा के बारे में। तो हमारे जो सार्कोमा होते हैं एक तरीके के ऐसे कैंसर होते हैं जो हमारे बोन्स में होते हैं, जो हमारे मसल्स में होते हैं और जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं, उसको बोलते हैं हम कार्सिनोमा बोलते हैं। जैसे हो गया हमारा बोन कैंसर हो गया, तो बोन कैंसर हमारे आ जाते हैं कार्सिनोमा में आ जाते हैं। अब देख लीजिए, बात करेंगे ल्यूकीमिया के बारे में। ल्यूकीमिया का मतलब होता है कि जब कैंसर हमारे ब्लड के अंदर होता है या तब बोन मैरो के अंदर होती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकीमिया बोलते हैं। फिर अगला आ जाता है हमारा लिम्फोमा आ जाता है। लिम्फोमा का मतलब होता है जब कैंसर जो होता है अनकंट्रोल सेल का डिवीजन जो होता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लिम्फोमा बोलते हैं। अगर ये चीजें अगर आपको याद नहीं रहती है, मान लीजिए कि हमारा जैसे सार्कोमा दिया गया, कार्सिनोमा दिया गया, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, ये सारी चीजें अगर आपको याद नहीं हो रही तो आप क्या करिए, एग्जाम में लिख दीजिएगा हेडिंग डाल के ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर का मतलब होगा जब हमारे ब्रेस्ट में कैंसर हो जाएगा, अनकंट्रोल सेल का डिवीजन हो जाएगा तो उसको बोलते हैं ब्रेस्ट कैंसर। आप लंग्स कैंसर डाल दीजिएगा, प्रोस्टेट कैंसर डाल दीजिएगा, स्किन कैंसर डाल दीजिएगा, बोन कैंसर डाल दीजिएगा, ब्लड कैंसर डाल दीजिएगा। ऐसे हेडिंग डाल डाल के आराम से उसमें 2-2 पॉइंट बना करके लिख दीजिएगा। तो आप लिख के जरूर से एग्जाम में आएंगे, सारी चीजें लिख के ही आएंगे। अब देख लीजिए, बात करेंगे इटियोलॉजी के बारे में। इटियोलॉजी का मतलब होता है किन किन कारणों की वजह से हमारा कैंसर होता है। सबसे पहले आ जाता है जेनेटिक म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशन का मतलब होता है कि म्यूटेशन वर्ड का मतलब होता है कि जब हमारे जीन के अंदर चेंजेस हो जाते हैं। म्यूटेशन का मतलब होता है चेंजेस, जब हमारे जीन के अंदर चेंजेस हो जाते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं जेनेटिक म्यूटेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी सेल है, ये हमारी नॉर्मल सेल है। अब ये हमारी नॉर्मल सेल है तो मतलब एक सेल से 2 सेल बनेगी सेल डिवीजन के दौरान, लेकिन अब इसी सेल के अंदर जो हमारे डीएनए पाए जाते हैं, जो जीन पाई जाती हैं, इसी के अंदर चेंजेस हो जाते हैं। किसके वजह से? या तो किसी केमिकल की वजह से या तो किसी रेडिएशंस की वजह से इसका जीन ही चेंज हो जाएगा। अब जीन ही अगर चेंज हो जाएगा तुरंत इसके अंदर जो सेल का डिवीजन होने लगेगा वह अनकंट्रोल होने लग जाएगा और उसके वजह से हमें क्या होने लगेगा, कैंसर होने लग जाएगा। दूसरा होता है कि अगर आप तंबाकू यूज करते हैं तो उसके वजह से भी कैंसर हो जाएगा। आप देखते हैं माउथ कैंसर, बहुत ही आपने नाम सुना होगा। अगर आप पुअर डाइट लेते हैं, आप गंदा डाइट लेते हैं, जैसे आप रोज बर्गर खाते हैं, मोमोज खाते हैं,
फुल्की खाते हैं, तो इन सारे कारणों की वजह से भी आपको कैंसर हो सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज कम करते हो तो उसकी वजह से भी एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ होने लगता है और कैंसर हो सकते हैं। एल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं तब भी हो सकता है। अगर आप रेडिएशन के कांटेक्ट में बहुत ही ज़्यादा रहते हैं तब भी आपको कैंसर हो सकते हैं। और अगर आप कोई भी कार्सिनोजन सब्सटेंस जैसे आर्सेनिक और बेंजीन इन सारे केमिकल्स के कांटेक्ट में रहते हैं तब भी आपको कैंसर हो सकते हैं। कार्सिनोजन का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो कैंसर को कॉज करते हैं। जैसे अगर आपने लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक किया होगा तो उसमें बताया जाता है कि आर्सेनिक के जब लिमिट टेस्ट करते हैं तो आर्सेनिक को ऐसे खुले हुए हाथों से नहीं छूते हैं, क्योंकि अगर आप आर्सेनिक को बार बार टच करते हैं तो आपको स्किन कैंसर हो सकते हैं। तो ये सब हमारे कार्सिनोजन सब्सटेंस में आते हैं। अब देख लीजिए, बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कैंसर के बारे में, मतलब कि कैंसर होता कैसे है इसके बारे में समझने वाले। तो हमारे जो कैंसर होते हैं कई सारे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे रेडिएशन, केमिकल, वायरस, इन सारे कारणों की वजह से होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी रेडिएशन या केमिकल या वायरस हमारे बॉडी के अंदर इंटर करते हैं तो ये हमारे जो नॉर्मल सेल के ऊपर तुरंत अटैक करते हैं। अब जैसे ही नॉर्मल सेल के ऊपर अटैक करेंगे तो उसके अंदर का जो डीएनए रहेगा उसको डैमेज कर देंगे या उसके जीन को चेंज कर देंगे। अब जैसे जीन के अंदर म्यूटेशन होगा, जीन के अंदर कोई भी चेंजेस होगा तो हमारे जो सेल होंगे वह एबनॉर्मल ग्रोथ करने लगते हैं, मतलब कि एबनॉर्मल अनकंट्रोल उसमें सेल का डिवीजन होने लगेगा। अब जब अनकंट्रोल सेल का डिवीजन होने लगेगा तो तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, ट्यूमर फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्यूमर बन जाएगा। अब जब ट्यूमर बन जाएगा फिर यही आगे चल करके हमारा जो ट्यूमर है ये हमारा जो होते हैं एग्रीगेट हो जाते हैं, मतलब कि जो सेल होती हैं एक इकट्ठा हो जाती है, एक जगह इकट्ठा हो जाती है और उस कंडीशन को हम बोल देते हैं कैंसर बोल देते हैं। समझ गए, सारी चीजें आप यहां से लिख के देख करके लिख लीजिएगा। तो मैं क्या बताऊं एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी रेडिएशन है, अब ये रेडिएशन अगर आप बार बार टच करते हैं, जैसे मैंने बोला कि अगर मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस, अगर कोई भी कार्सिनोजन सब्सटेंस है, जैसे मान लीजिए आर्सेनिक है, अगर आप आर्सेनिक को बार बार टच करते हो तो ये आर्सेनिक जाएगा हमारे स्किन के अंदर, मतलब कि सेल के अंदर जाएगा। अब सेल के अंदर जो हमारे डीएनए प्रेजेंट रहते हैं, अब इस डीएनए के अंदर जो हमारे नाइट्रोजनस बेस रहते हैं जिसको हम जीन बोलते हैं, तो उसी जीन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब जैसे ही चेंज करेंगे तो पहले हमारा क्या था, मान लीजिए AUGC ऐसे हमारे थे, मतलब नाइट्रोजनस बेस सेट थे। तो इससे क्या होता था कि हमारा एक सेल से दो सेल बनती थी, इस तरीके से एक सेल दो सेल बनती थी। लेकिन क्या होगा कि हमारे जो आर्सेनिक आया हमारे स्किन के जो सेल होती थी उसके ऊपर आया, तो उसके अंदर जो मतलब कि जीन थे, जो डीएनए था उसके अंदर चेंजेस कर दिया। अब जैसे ही चेंजेस करेगा तुरंत एक सेल से कई सारी सेल बनना स्टार्ट हो जाती है और यही सेल जो होती हैं मतलब कि एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं और उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, कैंसर बोल देते हैं। तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, देख करके आप आराम से सारी चीजें लिख सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स क्रिएट होते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और अगर आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन किसी को मिले या ना मिले आपको सबसे पहले मिल जाए और एग्जाम में आप सारी चीजें अच्छे तरीके से करके आए। तो आइए बात करते हैं सिम्टम के बारे में, मतलब कि अगर किसी को कैंसर हुआ तो क्या क्या लक्षण दिख सकते हैं, क्या क्या सिम्टम देख सकते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम जो होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब कि अगर मान लीजिए किसी को लंग्स कैंसर है तो उसको जो ब्रीदिंग होती है, जो उसकी सांस लेने की दर होती है वो कम हो जाएगी। उसको चेस्ट पेन होगा, मतलब उसको सोने में प्रॉब्लम होगी, उसको चक्कर आएगा, एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाएगी। अगर ब्लड कैंसर हो गया है उसको सीवियर पेन होने लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा, ठीक है। उसको कफ बहुत ज़्यादा आएगी, उसका वेट लॉस होने लग जाएगा, उसको पेन होगा, फीवर हो सकता है। जो यूरिन होगा, यूरिन के अंदर ब्लड आ सकते हैं। जो स्टूल रहेगा, मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसके अंदर भी हमारे ब्लड आ सकते हैं। जो स्पुटम मतलब कि जो मुंह से बलगम निकलती है, नाक से निकलती है, उसमें भी हमारे ब्लड आ सकते हैं। तो ये सब सिम्टम देखने को मिलते हैं। अब देख लीजिए, बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, मतलब अगर किसी का मतलब कि किसी को कैंसर हुआ तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा था सर्जरी, मतलब कि अगर जहाँ पे ट्यूमर हुआ, जहाँ पे कैंसर हुआ है उसी पार्ट को निकाल देते हैं अगर काट करके, तब तो हमारा क्या हो जाएगा, जो कैंसर होगा हमारा क्योर हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा। एक आता हमारा रेडिएशन थेरेपी आती है, मतलब कि जहाँ पे कैंसर हुआ है वहीं पे रेडिएशन डालते हैं, लेजर डालते हैं, जिसके वजह से वहाँ की जो सेल होती है वो हमारी डिस्ट्रॉय होकर निकल जाती हैं। अब एक आता हमारा इम्यूनोथेरेपी दी जाती है, मतलब कि इम्यून सिस्टम को थोड़ा मजबूत बनाया जाता है, स्ट्रांग बनाया जाता है। और एक आता हमारा जो बोन मैरो होता है उसी को ट्रांसप्लांट करवा देते हैं, बोन मैरो को हटा करके दूसरा बोन मैरो लगा देते हैं, ठीक है। और एक आता हमारे एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग आती है। एंटी नियोप्लास्टिक का मतलब होता है कि एक ऐसी ड्रग जो कैंसर को ठीक करती है। आप इसको एंटी कैंसर ड्रग भी बोल सकते हैं। जैसे हमारा आ जाता है मर्केप्टिव प्यूरिन आ जाती है, सिस्प्लास्टिन
एनास्पिरिन आ जाती हैं। तो ये सब हमारी जो ड्रग होती है कैंसर को ठीक करने के लिए दी जाती हैं। अब देख लीजिए, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, और एग्जाम में 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स में ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इस यूनिट को पूरा ध्यान से ही आपको सारी चीज़ें देखनी है। अब देख लीजिए, यहाँ पे पूछा गया एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एथराइटिस के बारे में। अगर ये वाला क्वेश्चन आप पूरा देख लेते तो आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अभी 3 क्वेश्चन कौन से हैं अभी आपको सारी चीज़ें बताते हैं, बस ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, सुनते रहिए। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं एथराइटिस का मतलब होता क्या है। मैंने पीछे ही बताया था, आइटिस वर्ड कहीं पे आया मतलब कि इन्फ्लामेशन होता है, और आर्थ वर्ड का मतलब होता है बोन मतलब जॉइंट, मतलब कि जब हमारे जॉइंट के अंदर इन्फ्लामेशन होने लग जाएगा उस कंडीशन को हम बोलते हैं एथराइटिस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या है, 2 बोन्स जहां पे मिलती है उसको बोलते हैं जॉइंट बोलते हैं। अब अगर इस जॉइंट में क्या होने लगेगा, इस तरीके से इन्फ्लामेशन होने लग जाएगा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एथराइटिस बोलते हैं। अब जो हमारी एथराइटिस होती है हमारी 3 तरीके की होती है। सबसे पहले आ जाता है ओस्टियो एथराइटिस आ जाता है, दूसरा आ जाता है रेमोटाइड एथराइटिस आ जाता है, तीसरा आ जाता है हमारा गाउट आता है। तो 3 क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, तो तीनों को ध्यान से देखिएगा, तीनों के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं सारी चीजें, ताकि आपको कोई भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आप आराम से बना करके लिख सकते हैं। यहाँ पे जो गाउट वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हमारे रेमोटाइड एथराइटिस इंपॉर्टेंट है, 3rd नंबर पे हमारा ए वाला आ जाता है। तो अब देख लीजिए, बात करेंगे हम ओस्टियो अथराइटिस के बारे में। ओस्टियो अथराइटिस का मतलब ध्यान से समझ लेते हैं, इसको हम बोलते हैं वियर एंड टियर अथराइटिस भी बोलते हैं। वियर एंड टियर अथराइटिस क्यों बोलते हैं अभी आगे समझने वाले हैं, और एग्जाम में पूछा गया क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार बना दिए हैं। तो यहाँ पे जो ओस्टियो अथराइटिस का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमारी 2 बोन्स है, अब 2 बोन्स जहाँ पे आपस में मिलती है इसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं। अब जहाँ पे दोनों बोन्स आपस में मिली है, यहाँ पे इस तरीके से हमारे पाए जाते हैं कार्टिलेज पाए जाते हैं, जिसके वजह से हमारी जो बोन्स होती है वह आसानी से इस तरीके से मुड़ जाती हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए किसी कारण बस क्या होता है कि हमारे जो बोन्स के ऊपर इस तरीके से कार्टिलेज पाई जाती है, अब यहाँ क्या क्या होता है, साइनोवियल जो फ्लूइड होते हैं वो हमारे कम हो जाते हैं, जिसके वजह से जो बोन्स होती हैं ये आपस में घिसने लगती हैं, रगड़ने लगती हैं, और इस कंडीशन में क्या होने लगता है, यहाँ पे जो जॉइंट होती है यहाँ पे हमारे इन्फ्लामेशन होने लगते हैं, इस तरीके से इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और यहाँ पे पेन होने लगता है। उस कंडीशन को बोलते हैं हम ओस्टियो अथराइटिस बोलते हैं। तो यहाँ पे वियर एंड टियर का मतलब होता है कि जब हमारी 2 बोन्स के बीच जो कार्टिलेज पाए जाते हैं वो घिसने लगते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं वियर एंड टियर अथराइटिस बोलते हैं। तो वही लिखा गया है, इट इज अ जॉइंट प्रॉब्लम, मतलब कि जो ओस्टियो अथराइटिस होती है एक तरीके की जॉइंट प्रॉब्लम होती है, इन विच कार्टिलेज बिटवीन 2 बोन्स वियर आउट, मतलब कि जो 2 बोन्स के बीच हमारे पाए जाते हैं इस तरीके से कार्टिलेज पाए जाते हैं, वो आपस में घिसने लगते हैं, और जिसके वजह से क्या होता है, बोन्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, मतलब कि 2 बोन्स आपस में रगड़ने लग जाएंगे, और जिसके वजह से वहां पे पेन होने लगेगा, दर्द होने लगेगी, सॉइलिंग होने लगेगी, स्टेपिनेस होने लगेगी, मतलब कि वहां पे इन्फ्लामेशन देखने को मिल जाएगा, और उस कंडीशन को बोलते हैं हम ओस्टियो अथराइटिस बोलते हैं। अब अभी इसके मतलब कि पैथोफिजियोलॉजी के बारे में डिटेल में आगे बताने वाले हैं, मतलब कि जो तीनों तरीके की अथराइटिस होने वाली है सभी का एक साथ आपको पैथोफिजियोलॉजी बता देंगे। अब देख लीजिए, बात करेंगे रेमोटाइड अथराइटिस के बारे में। तो रेमोटाइड अथराइटिस का मतलब होता है कि यहाँ पे जब हमारी इम्यून सिस्टम क्या करती हैं कि जॉइंट के ऊपर अटैक करने लगती हैं, मतलब कि मिस्टेक से अटैक करने लगती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जॉइंट के बीच क्या होता है कि पेन होने लगता है, स्वेलिंग होने लगती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं रेमोटाइड अथराइटिस बोलते हैं। तो वही लिखा गया कि रेमोटाइड अथराइटिस इज ए लॉन्ग टर्म डिजीज इन विच इम्यून सिस्टम अटैक इन द जॉइंट बाय द मिस्टेक, मतलब कि क्या होता है कि रेमोटाइड अथराइटिस जो होता है एक तरीके की ऐसी प्रॉब्लम होती है और एक तरीके की लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होती है। इसमें हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होती है यह बाई मिस्टेक क्या करती हैं कि जो जॉइंट होता है वहाँ पे अटैक करने लगती हैं हमारी इम्यून सेल, और वहाँ पे क्या होने लगते हैं, पेन होने लगते हैं, स्वेलिंग होने लगती है, स्टिफनेस होने लगती है, और वहाँ पे जो जॉइंट की जो सेल होती है वो हमारी डैमेज होने लगती है, और उस कंडीशन को बोलते हैं रेमोटॉइड अथराइटिस बोलते हैं। अब देख लीजिए, बात करेंगे गाउट के बारे में। गाउट भी जो होता है एक तरीके का अथराइटिस होता है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो जॉइंट होती है, जॉइंट के बीच यहाँ पे जो यूरिक एसिड होती है, एक चीज़ें ध्यान रखिएगा, यूरिक एसिड, जब यूरिक एसिड की मात्रा इस जॉइंट के बीच बढ़ने लगती है उस कंडीशन में क्या होने लगता है कि वहाँ पे उस जॉइंट पे पेन होने लगता है, स्वेलिंग होने लगती है, और उस कंडीशन को बोलते हैं हम गाउट बोलते हैं। तो वही लिखा गया है, इट इज ए कंडीशन अथराइटिस इन विच
इंक्रीज यूरिक एसिड इन द ब्लड। जब ब्लड के अंदर यूरिक एसिड मतलब ज़्यादा हो जाती है तो वो यूरिक एसिड क्या करती है, क्रिस्टल बना लेती है। क्रिस्टल बना लेती है कहाँ पे, हमारे जॉइंट के बीच क्रिस्टल बना लेती है, और उस कंडीशन में जॉइंट पे पेन होने लगता है और स्वेलिंग होने लगती है, और उस कंडीशन को बोलते हैं हम गाउट बोलते हैं। अब देख लीजिए, बात करेंगे कॉजेज ऑफ अर्थराइटिस के बारे में। चाहे जो आए, चाहे गाउट आए, चाहे ओस्टियो अर्थराइटिस आए, चाहे रेमोटॉइड अर्थराइटिस आए, सभी का कॉजेज मैंने यहीं पे लिख दिया। यही मतलब तीनों में लिख के आना अगर अलग अलग पूछे जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो कॉजेज दिया गया है कार्टिलेज ब्रेकडाउन, मतलब कि अगर जो जॉइंट होती है, जॉइंट के बीच अगर हमारे जो कार्टिलेज होते हैं अगर ये ब्रेकडाउन होने लगेंगे तब भी अर्थराइटिस हो सकता है। अगर हमारे ऑटो इम्यून अटैक होंगे, मतलब कि जो हमारे इम्यून सिस्टम होंगे वो हमारे बॉडी की सेल, मतलब कि जो जॉइंट के पास सेल होती है उसके ऊपर अटैक करने लगती हैं, तब भी हमें अर्थराइटिस हो सकता है। अगर कोई भी वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जॉइंट पे हो गया तब भी अर्थराइटिस हो सकती है। अगर यूरिक एसिड हमारे ब्लड के अंदर बढ़ गया तो उस कारण की वजह से हमारे जॉइंट के बीच आकर के यहाँ पे यूरिक एसिड इकट्ठा होने लगेंगे, तब भी यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, मतलब कि अर्थराइटिस हो जाएगी। और ये हमारे जेनेटिक भी होते हैं, मतलब यह हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स से जो उनके बच्चे होते हैं उनके अंदर भी जाने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए बोला गया जेनेटिक कॉजेज भी होते हैं। अब आगे लिखा गया कि अगर पास्ट इंजरी हुई है, मतलब कि अगर पहले चोट वोट लगी है तो उस कारण की वजह से भी हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा ओबिसिटी हो गई है, मतलब कि वेट बहुत ज़्यादा हो गया, और आपने देखा भी होगा जिसका वेट ज़्यादा रहता है उसके घुटने पे हमेशा ही दर्द रहता है, मतलब उसको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती ही रहती है। अगर मसल्स वीक हो गई हैं तब भी अर्थराइटिस हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं तब भी हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा तनाव लेते हैं, टेंशन लेते हैं, तब भी आपको अर्थराइटिस हो सकती है। तो आइए अब बात करते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ओस्टियो अर्थराइटिस के बारे में। यही हम तीनों मतलब कि पैथोफिजियोलॉजी देखने वाले, तीनों तरीके की जो अर्थराइटिस होती है इसके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। और अगर एग्जाम में अलग से पूछे जाते हैं तो आप आराम से बना करके सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो आइए समझते हैं ओस्टियो अर्थराइटिस होता कैसे है। तो हमारे जो ओस्टियो अर्थराइटिस होते हैं, कई सारे जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको इंजरी पहले हुई रहती है तो उसकी वजह से हो सकता है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा हो गया है तब भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी पर्सन है, अब देख लीजिए हमारा तगड़ा मोटा, मतलब इसका वेट जो हो गया ज़्यादा हो गया। अब जैसे इसका वेट ज़्यादा हो गया, मतलब कि अगर ये खड़ा होता है तो इसका सारा भार जो होता है कहाँ पे पड़ेगा, इसका जॉइंट पे पड़ेगा। अब जैसे जॉइंट पे पड़ेगा, देख लीजिए होता क्या है, तो मतलब कि इसका वेट अगर ज़्यादा है तो हमारे जो कार्टिलेज होंगे, मतलब कि जो जॉइंट होंगे, इस तरीके से जो हमारी जॉइंट होती है इसके बीच यहाँ पे जो कार्टिलेज होंगे वो आपस में घिसने लग जाते हैं। अब जैसे ही घिसने लग जाएंगे तुरंत क्या होगा कि यहाँ पे बोन रब अगेंस्ट ईच अदर, मतलब कि दोनों बोन्स क्या होंगी, आपस में रगड़ने लगती हैं। जैसे हमारा यहाँ पे हमारे जो कार्टिलेज होंगे एक घिस जाएंगे तो बोन्स बचेंगे, बोन्स भी आपस में क्या होने लगेंगी, रगड़ने लग जाएंगी, और उस वजह से क्या होने लगेगा कि हमारे जॉइंट पे पेन होने लगेगा। स्टेपनेस का मतलब होता है अकड़न होने लगेगी, और सॉइलिंग होने लग जाएगी, और उस कंडीशन को बोल देते हैं हम ओस्टियो अर्थराइटिस बोल देते हैं। तो अब देख लीजिए, बात करेंगे हम पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रेमोटॉइड अर्थराइटिस के बारे में, मतलब कि जो रेमोटॉइड अर्थराइटिस होती कैसे, इसके बारे में यहाँ पे समझने वाले हैं। तो हमारी जो रेमोटॉइड अर्थराइटिस होती है अभी हमारे कई सारे वेरियस इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर जॉइंट के बीच इन्फेक्शन हो गए, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो गए, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए, अगर बहुत ज़्यादा ओबिसिटी मतलब मोटापा हो गया, और अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, तब भी हमारा क्या हो सकता है, रेमोटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। अब सपोज डैट मानिए कि अगर आपके जॉइंट के बीच इन्फेक्शन हो गए, अब जैसे इन्फेक्शन होते हैं तुरंत हमारी जो टी सेल होती है और जो बी सेल होती है, जो एक तरीके की इम्यून सेल होती हैं, ये तुरंत एक्टिवेट हो जाती हैं। मतलब कि हमारे जो इन्फेक्शन होते हैं ये क्या कर देते हैं, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। अब जैसे ही एक्टिवेट करेंगे तुरंत ये हमारी जो टी सेल होती है, बी सेल होती है, क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती हैं और साइटोकाइंस बनाना स्टार्ट कर देती हैं। अब जैसे एंटीबॉडी बनेंगी और साइटोकाइंस बनेंगी, और ये दोनों क्या करेंगी, ये हमारे जो प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस होते हैं, जैसे TNF होते हैं और IL-6 होते हैं। TNF का मतलब होता है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स होते हैं, और IL-6 का मतलब होता है इंटरल्यूकिन 6 होता है। तो ये दोनों क्या होने लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन इसका होने लगेगा, और इसका प्रोडक्शन करवाएगा यही जो हमारे ऑटो एंटीबॉडीज होती है और साइटोकाइंस होती हैं। इसकी वजह से ज़्यादा हमारे TNF और IL-6 बनने लगेंगे, और जैसे ये दोनों बनेंगे तुरंत ये क्या करते हैं कि जो हमारे माइक्रोफेज होते हैं, माइक्रोफेज जो एक तरीके की WBC होती है, उसको एक्टिवेट
एक्टिवेट कर देंगे, और जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाते हैं तुरंत हमारी जो बोन्स होती है उसका मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बढ़ जाता है। अब जैसे हमारे बोन्स का मेटाबॉलिज्म होगा, मतलब कि बोन हमारी डिग्रेड होना स्टार्ट होंगी, तुरंत हमारे जॉइंट के बीच पेन होने लग जाएगा, सॉइलिंग होने लग जाएगा, वहाँ पे रेडनेस आ जाएगा और वहाँ पे स्टिफनेस आ जाएगा, और उस कंडीशन को बोल देते हैं हम रोमेटाइड अर्थराइटिस बोल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप देख करके लिख दीजिएगा। यहाँ पे मैंने TNF और IL-6 का फुल फॉर्म लिख दिया है, और इन दोनों का क्या काम होता है यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने बना करके लिख दी है, तो यहाँ से देख करके लिख लीजिएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे लास्ट आता है हमारा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ गाउट के बारे में, और एग्जाम में पूछा जाता है अलग से, गाउट 7 मार्क्स में आते हैं, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको अलग से ही बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप आराम से बना करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे गाउट होते हैं यह भी हमारे कई सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से होते हैं, जैसे ओबिसिटी हो गई, अगर आप डाइट सही तरीके से नहीं ले सकते हैं, या हमारी जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कि अगर पापा को थी हमको भी हो सकती है, ठीक है, तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। तो जैसे मान लीजिए अगर आपको ओबिसिटी हो गई, या अगर आप पुअर डाइट लेते हैं, अगर आपको जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो इससे क्या होता है कि जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन का लेवल हमारे बॉडी के अंदर बढ़ने लगता है। अब जैसे प्यूरिन का लेवल बढ़ेगा तुरंत ये क्या करेगा, हाइपर यूरिसीमिया कॉज करेगा। हाइपर यूरिसीमिया का मतलब होगा कि हमारे ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ाने लगता है, ठीक है। अब जैसे यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लग जाएगा, तुरंत ये क्या होगा कि जो यूरिक एसिड होती है यह एक हमारा शार्प क्रिस्टल बना लेती है, एक हमारा मोनोसोडियम यूरेट बना लेती है, जो एक तरीके का हमारा शार्प क्रिस्टल होता है। और ये शार्प क्रिस्टल क्या होते हैं कि हमारे जॉइंट के बीच जाकर के डिपॉजिट होने लगते हैं, जाकर के हमारे इस जॉइंट के बीच इकट्ठा होने लगेंगे, और जैसे ही इकट्ठा होने लगेंगे ये क्या करेंगे, इम्यून सिस्टम रिएक्ट टू द क्रिस्टल, मतलब कि जो यहाँ पे क्रिस्टल बने थे, मतलब कि मोनोसोडियम यूरेट जो बना था, अब ये हमारे जो क्रिस्टल होंगे वह हमारे इम्यून सिस्टम के साथ रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट जैसे ही करते हैं तुरंत क्या होने लगता है, हमारे जॉइंट के बीच इन्फ्लामेशन होने लगता है, और उसके वजह से क्या होता है, वहाँ पे सडन पेन होने लगती है, रेडनेस होने लगता है, स्वेलिंग होने लगती है, और वहाँ पे हीट होने लगती है, मतलब इन्फ्लामेशन, हमारे सारे सिम्टम दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, और उस कंडीशन को बोल देते हैं गाउट बोल देते हैं। समझ गए सारी चीजें? तो आप यहाँ से सारी चीजें देख करके आराम से आप लिख सकते हैं। अब देख लीजिए, बात करते हैं सिम्टम ऑफ अर्थराइटिस के बारे में, मतलब कि अगर किसी को अर्थराइटिस हुई है, चाहे आपको गाउट हुआ है, चाहे ओस्टियोआर्थराइटिस, चाहे रेमोटॉइड अर्थराइटिस, तो सिम्टम में आपको यही लिख देना है कि जॉइंट पेन होगी, स्वेलिंग होगा, वीकनेस होगा, रेडनेस आएगा, फैटिग मतलब चक्कर आएगा, मिल्ड फीवर हो जाएगा, मतलब हल्का फीवर हो जाएगा, बैक पेन होगा, डिप्रेशन हो सकता है। अब देख लीजिए, बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट के लिए इसके आप क्या करेंगे, प्यूरिन रिच जो फूड होते हैं, मतलब कि जिसके अंदर प्यूरिन की मात्रा होती है उसको आपको अवॉइड करना, उसको नहीं लेना, क्योंकि प्यूरिन की वजह से ही क्या होते हैं कि जो मतलब कि यूरिक एसिड होता है इसकी मात्रा बढ़ती है, जिसके वजह से मोनोसोडियम यूरेट बनता है, और ये मोनोसोडियम यूरेट क्या होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम के साथ रिएक्ट करते हैं, और जिसके वजह से क्या होता है कि हमारे जॉइंट के अंदर पेन होने लगते हैं, इन्फ्लामेशन होने लग जाती है। तो आपको क्या करना है कि जिसके अंदर प्यूरिन की मात्रा होती है जिस फूड के अंदर, उसको आपको नहीं लेना है। अल्कोहल को छोड़ना, क्वेट का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है कि जो कैल्शियम और विटामिन D3 के जो हमारे सप्लीमेंट आते हैं उसको भी आपको नहीं लेना, मतलब कि विटामिन डी को नहीं लेना, विटामिन डी जो होते हैं उसको नहीं लेना है, कैल्शियम को आपको नहीं लेना है, ठीक है। और हमारे आता है कार्टिकोस्टेरॉइड होते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, डाइक्लोफेनेक का यूज़ करते हैं दर्द के लिए, और जो फिजिकल एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, और सर्जरी भी आप करवा सकते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगले वीडियो में बात करने वाले अपने शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। अगर आपको शॉर्ट वाले क्वेश्चन चाहिए तो आप ट्रिक फार्मेसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस सबसे पहले जो नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले वीडियो देख करके जाएं और एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर गेन करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।